हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। हमने जो स्टार्ट किया है क्लास 10th का हमारा एक प्यारा सा चैप्टर, जिसका नाम है भाई इलेक्ट्रिसिटी, यानी हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ये कहलाता है विद्युत। बात अगर हम करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी की, यानी विद्युत वाले चैप्टर की, विद्युत वाले भाग की, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है विद्युत धारा और परिपथ। यानी कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की और सर्किट की, वही आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ये विद्युत धारा ही क्या होती है, आवेश यानी चार्जेस क्या होते हैं, सर्किट का इसमें क्या योगदान होता है, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। मैं पहले ही आपको जानकारी दे देती हूँ और पहले ही वीडियो को लाइक कर देना, पहले ही वीडियो को शेयर कर देना। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ आप सभी को हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं। यदि आप इन 5 स्टेट में से किसी भी स्टेट से आते हैं, डेफिनेटली आप हमारे चैनल से अपने सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं। एंड वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? बेटा एक है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। हम ये 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती हैं, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सभी के डाउट करते हैं सॉल्व। ओके, तो चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जहां बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं, जो कि है क्या, विद्युत धारा और परिपथ। तो विद्युत धारा परिपथ पढ़ने के पहले थोड़ा सा एक छोटा सा सेक्शन हम पढ़ते हैं, और वो क्या है, तो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो बिल्कुल सही कहा है भाई कि आज के टाइम पे हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो रह ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, हम अपने चारों तरफ की चीज़ें जो है वो चल ही इस वजह से रही हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत है। चाहे मैं स्मार्ट बोर्ड की बात करूँ, चाहे मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसके लिए जो मुझे लाइट मिल रही है, ये सब किससे मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। पहले के टाइम पे ऐसा था कि लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना विद्युत के रह लेते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। हम इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के हैबिचुअल हो चुके हैं, इतना ज़्यादा हम इन सभी चीज़ों के आदी हो चुके हैं कि अब हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की अगर मैं बात करती हूँ, ये हमारे लिए अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जो बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। हम अपनी दिन भर की कई सारी चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पर डिपेंड होते हैं। आप एक बात बताओ, आप स्कूल चले जाते हो, है ना, स्कूल जाते हो, वहाँ पढ़ाई करते हो, जब आप घर आते हो सबसे पहले क्या चाहिए होता है आपको? और वो छोड़ो, स्कूल में भी आपको क्या चाहिए होता है? फैन चाहिए होता है। फैन कैसे चलेगा जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर आप गर्मी में पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे ही आपका काम क्या है, जैसे ही आप अपने स्कूल से घर पहुंचते हैं, सबसे पहले आप सोचते हैं मैं अपना फ़ोन उठाऊंगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विद्युत नहीं थी और आपका फ़ोन चार्ज ही नहीं हो पाया, आप उसे यूज़ कर पाओगे क्या? नहीं। मतलब ओवरऑल देखा जाए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि भाई आजकल फ़ोन के बिना कोई नहीं रह पाता है, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्टली कनेक्शन किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि वो नहीं होगी तो हम उसे यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं हमारे दिन भर की, जिसके लिए हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पर डिपेंड होते हैं। विद्युत का आधुनिक समाज में, यानी कि अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, है ना, या आज के समाज की बात करें, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है भाई, स्थान है। हाँ, ये घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोग के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य सुविधाजनक ऊर्जा का क्या है भैया, एक रूप है। ऊर्जा का तो ये रूप है ही, लेकिन ये हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट है।
हम ही लोग ऐसे हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकते, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते, तो हम ही ऐसे नहीं हैं। विद्युत का प्रयोग अस्पतालों में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेज में होता है, कई सारे संस्थानों में होता है, बैंक्स में होता है। ओवरऑल देखिए भाई, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चल रही है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें चारों तरफ ही ओवरऑल देखने को मिलता है ना। तो चलिए, तो ये छोटी सी कहानी थी, मुझे आपको बतानी थी। बट एक पॉइंट यहाँ उठता है कि मैम हमने ये तो जान लिया, हमें ये तो पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, हमें ये तो पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है मैम और ये जो विद्युत है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना हमारा जीवन जो है हमें अधूरा ही लगेगा, क्योंकि हम अपनी चीज़ों के लिए इससे रिलेटेड चीज़ों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि हमें ये जानना है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, ये विद्युत धारा क्या होती है, ये आवेश यानी चार्ज क्या होते हैं, मतलब, और ये आवेश या चार्ज जो होते हैं, इनके जो वायर्स होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, सो वो जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के। स्विच का इसमें क्या योगदान, क्या कंट्रीब्यूशन होता है उसके ऑन ऑफ करने का, एक सर्किट का क्या रोल होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। याद रखना, एक सर्किट पूरा करने के लिए सब चाहिए। तो चले इस कहानी को समझने के लिए, और मैं अब आपको लेकर आ गई हूँ आगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, विद्युत धारा और परिपथ के लिए। सो बात कुछ ऐसी है भाई, बात कुछ ऐसी है, हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। मैम ये क्या होती है? अरे भाई, वायु की धारा या वायु का प्रवाह, हमारा एयर तो आपको पता ही है, वायु तो आपको पता ही है। वायु रुकी रहती है क्या? नहीं ना, वायु का क्या हो रहा होता है, प्रवाह। सो वायु के प्रवाह को ही हम वायु की धारा बोल सकते हैं, और जल के प्रवाह को ही हम जल की धारा बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? वायु के प्रवाह को ही हम वायु धारा बोल सकते हैं, और जल के प्रवाह को ही हम क्या बोल सकते हैं, जल धारा बोल सकते हैं। तो हाँ, हम इससे भली भांति परिचित है, हम इसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है, बिल्कुल बनती है। बहते हुए जल से ही क्या बनती है, जो नदियां होती हैं उसमें जल धारा बनती है। मैंने बोला ना, जल के प्रवाह को ही हम उसकी क्या बोलेंगे, जल धारा बोलेंगे। सो हम जानते हैं कि बहते हुए जल से ही नदियों में क्या होती है, जलधारा बनती है। इसी के साथ ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित तो होता है ना, जैसे उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, एक और लाइन सुनो। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल है ना अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं तो टॉर्च के बल्ब को दीप्त यानी उसको जलाने के लिए, दीप्त करने के लिए आवेश का प्रभाव उसमें विद्युत धारा प्रदान करते हैं। पहली बात तो ये कि मैम आवेश का प्रवाह करेंगे या फिर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। तो चलिए पहले इन्हीं टर्म्स को समझ लेते हैं, चलिए पहले इन्हीं वर्ड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मैम हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं या स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारे ऑन ऑफ करने से ही क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और फिर जो घर में लाइट है वो जलने लगती है या टीवी है वो जलने लगती है, जलने मतलब स्टार्ट हो जाती है, ऐसे जलने, बर्न वाला जलने नहीं लगती है, शुरू हो जाती है ऐसा बोलेंगे। बट मैम एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए चालक के रूप में। तभी तो यहाँ बोला है कि विद्युत आवेश किसी चालक में से ही प्रवाहित होता है, और वो चालक क्या हो सकता है भैया, किसी धातु का तार हो सकता है। अगर वो धातु का तार नहीं हो, धातु का ही तार होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा जो मेटल्स होती है ना, क्योंकि जो धातु है ना वही क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती है ना। विद्युत की क्या होती है बेटा, सुचालक होती है। आपको याद है मैंने आपको ये पढ़ाया था, भूलना नहीं है, हमने क्लास 10th में ही केमिस्ट्री वाले सेक्शन में ये पढ़ के रखा है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, है ना। ये विद्युत के प्रवाह कराने में कैसी होती हैं, आसान होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छी धातु कौन सी है जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है,
सो मैंने आपको बताया था कि वो होती है सिल्वर यानी कि चांदी, लेकिन हम इलेक्ट्रिक वायर्स में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज चांदी कैसी होती है, हाईली एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, दैट्स वाई हम इसका वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या होता है, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम, ऐसे करके ये सीक्वेंस में चलता है। ओके, तो हमने ये चीज़ जानी थी। आप ये नहीं सोच सकते कि लोहे का हमने एक वायर लिया, लोहे का एक तार लिया और उसमें आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैम आप इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगी, है ना। लेकिन ध्यान से सुनो, आप ये अगर किसी के मन में आ रहा है कि मैम धातु अगर आपने बोला है, फिर तो हम आयरन की भी बात कर सकते हैं कि आयरन का एक वायर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है। भाई देखो ध्यान से कि सभी धातुएं इक्वली रिएक्ट करती हैं क्या, हमने ये भी पढ़ के रखा है क्लास 10th के ही चैप्टर नंबर 3 में कि सभी धातुएं इक्वली रिएक्ट नहीं करती हैं, सभी धातुएं समान रूप से क्रिया बेटा नहीं करती हैं, इनका क्रिया करने का तरीका कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। सो इसीलिए विद्युत की सुचालक धातुएं अलग होती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि विद्युत का जो सुचालक धातुएं होती हैं वो अलग होती हैं और इसी के साथ साथ धातुएं ही वो हो सकती हैं। तो हमने जान लिया कि भाई अगर विद्युत आवेश की बात चल रही है, आवेश यानी किसकी बात चल रही है बेटा, चार्ज की बात चल रही है। मैम ये चार्ज कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है क्या, नेगेटिव। मैम हमें नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो। एक्चुअली एक एटम के ही अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि वो जो विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके लिए जो चालक चाहिए, है ना, समझना बात को थोड़ा सा कि ये जो विद्युत आवेश जो है प्रवाहित तो होगा, है ना, यानी कि जो चार्ज है वो प्रवाहित तो होगा। सो इसके प्रवाहित तो होने के लिए क्या चाहिए होगा, सो इसके प्रवाहित तो होने के लिए, है ना, इसके प्रवाहित तो होने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चालक, है ना। और वो चालक क्या हो सकता है, तो वो चालक के रूप में क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं भाई धातु के तार, ऑब्वियसली क्या हो सकते हैं, सो वो होंगे धातु के तार। और ये जो धातु के तार हैं ऑब्वियसली किससे मिलकर बने होंगे, सो ये मिलकर बने होंगे एटम से, यानी कि बेटा किससे मिलकर बने होंगे, परमाणु से। क्यों मैम, इससे मिलकर क्यों बने हैं, क्योंकि ये तुमने क्लास 9th में पढ़कर रखा है कि किसी भी एटम, किसी भी पदार्थ की, एटम नहीं, किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है, एटम ही होती है। सो इस धातु के तार की भी सबसे छोटी इकाई ऑब्वियसली क्या होगी, एटम यानी कि परमाणु होगी, है ना। तो अब ये जो एटम है ना कैसा दिखाई देता है, तो सुनो, इसका होता है न्यूक्लियस यानी कि बेटा क्या होता है, नाभिक होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनमें क्या पाए जाते हैं, फिर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना। ये क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिट्स। याद कीजिए मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ा कर रखा है इन ऑर्बिट्स के बारे में। और इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, सबसे पहली बात कि जो नाभिक है उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी बाह्य कक्षा में क्या लगा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। मूवेबल कंडीशन में कौन होते हैं, सो वो होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि अगर हम इन्हीं को लेकर बात करें, सो अब जो आवेश होता है वो कितने तरीके का होता है, सो भैया एक होता है धन आवेश और एक होता है क्या, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, सो वो होता है क्या, ऋणावेश, है ना, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, धन आवेश होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये ऋण आवेश होता है और ये धन आवेश होता है। फिर मैम आपने न्यूट्रॉन की बात तो की ही नहीं, इसलिए नहीं कि बेटा क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है ना वो न्यूट्रल यानी कि होता है उदासीन, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि होता है उदासीन। क्या आपको ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इसमें जो आवेश के प्रवाह की बात आ रही है,
अब धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। आवेश में धनात्मक और ऋणात्मक, या ऐसा बोलना चाहिए कि धन आवेश और ऋण आवेश, दो आवेश आपको मिलेंगे। और ये जो धन आवेश होगा, जो प्रोटॉन का एक्चुअली प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, और जो प्रोटॉन है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ऋण आवेश होता है, और ये जो होता है इस तरह से अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। अब जो करंट फ्लो होने के लिए सहायता करते हैं ना, वो प्रोटॉन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति वाली कंडीशन में होते हैं। सो मेन काम कौन करता है? सो मेन काम करते हैं इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं समझे? अब तो ये कहानी थी, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से मैम किसका प्रवाह हो रहा है, किस आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का। सो इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, और वो चालक क्या हो सकता है? कोई धातु का तार हो सकता है, इलेक्ट्रिक वायर हो सकता है। सो उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से तब हम कह सकते हैं कि चालक में क्या है? विद्युत धारा है। अगर आवेश का प्रवाह हुआ है, इसका मतलब जो है कि विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है, करंट यहाँ पर क्या हुआ है? फ्लो हुआ है। कैसे हुआ है वो हम जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने स्विच भी ऑन नहीं किया है, बैटरी करेक्ट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, एंड अपने आप से ही जो वो उसमें विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिक ऐसा बोलना चाहिए कि वो धातु का जो तार था उसमें अपने आप से ही जो है करंट फ्लो होने लगा। नहीं, हर चीज़ कंप्लीट होगी तब जाके ये होगा। अभी डिस्कस करते हैं, पर आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है। सो हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में क्या होते हैं भाई? सेल, अथवा क्या बोल सकते हैं? बैटरी। जब ये उचित क्रम में रखे जाते हैं, सो टॉर्च के बल्ब को दीप्त करने के लिए, उसको जलाने के लिए आवेश का प्रवाह तथा विद्युत धारा प्रदान की जाती है। बिल्कुल भाई। आप एक बात बताओ कि हम जो टॉर्च जलाते हैं उसमें ऑन ऑफ का भी बटन आता है, तो हमें पता है कि जब तक उसे हम दीप्ति अगर हमें उसे प्रदान करनी है तो करंट का तो फ्लो होगा ही, आवेश का तो प्रवाह होगा ही ना। तो किसी टॉर्च में सेल अथवा जो बैटरी है, बिना उसके तो वो चलेगा ही नहीं। आपको सेल या बैटरी तो चाहिए ही चाहिए होगी। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो सेल या बैटरी है किसी भी तरीके से आपने उसमें जाकर लगा दी, नहीं। सेल या बैटरी जो है वो सही तरीके से प्रॉपरली उसमें क्या होनी चाहिए? अरेंज्ड होनी चाहिए। सो किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं तो टॉर्च के बल्ब को दीप्त करने के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमने ये भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देखा जब उसे हम स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि आप किसी अंधेरी जगह पर बैठे हो, है ना, और आपके हाथ में टॉर्च है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि उसमें ऑटोमेटिकली जो आवेश है उसका प्रवाह होगा और वो जो टॉर्च है अपने आप जलने लगेगा? नहीं, आपको उसका जो स्विच है उसे पहले क्या करना होगा? ऑन करना होगा। जनरली घरों में भी यही होता है कि आप जैसे स्कूल से आए, मान लीजिए कि आप अपने रूम में गए हैं, अपने कमरे में गए हैं, तो जब आप अपने रूम या कमरे के अंदर जाते हैं बहुत अंधेरा होता है, सबसे पहला काम आपका क्या होता है? लाइट को, स्विच को ऑन करना। स्विच ऑन करोगे तभी तो लाइट जलेगी, वरना लाइट कैसे जलेगी? तभी तो करंट जो है वो फ्लो हो पाएगा। सो हमने ये भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देता है, यानी कि भाई ये लाइट हमको तभी देता है जब उसके स्विच को क्या किया जाता है? ऑन किया जाता है। अब स्विच क्या कार्य करता है? पहली बात तो स्विच जो है एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड होता है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच में चालक संबंध जोड़ने का काम करता है। स्विच हर एक चीज से कनेक्टेड होता है, और ये किस से ज़्यादा कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो स्विच जो होता है वो सेल और जो बल्ब होता है उसको आपस में कनेक्ट करने का क्या करता है? काम करता है। क्योंकि हमने क्या बोला कि स्विच है, बल्ब है, और क्या है भाई? सेल है ना। जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि स्विच है, समझना, है ना, और मैंने आपसे क्या बोला कि भैया क्या है? बल्ब है, और क्या हो जाएगा भाई? सेल हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये चीज़ें हैं। तो भाई जब हम स्विच को ऑन करेंगे तभी तो है, स्विच जो है उसे ऑन करेंगे तभी तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में क्या होंगी? कनेक्ट हो पाएंगी, और इसके माध्यम से ये जो बल्ब है वो जल पाएगा। तो भाई स्विच का काम ही ये होता है कि ये सेल और बल्ब के बीच क्या करता है? चालक संबंध जोड़ने का काम करता है।
आप सोचो कि भाई सेल ना हो डायरेक्टली काम हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये क्या है मैम, सतत और बंद पथ क्या हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, अभी हमने यहाँ पर देखा था, एक इमेज मैंने यहाँ पर यूज की थी, ये पूरी तरह से आपस में क्या है भैया, कनेक्टेड है, और ये क्या है, बंद है। अगर मैं इसे खोल दूं या एक आध वायर भी हटा दूं, तो क्या यहाँ पर जो ये बल्ब है वो जलेगा? क्या नहीं जलेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि ये जो बल्ब है पूरी तरह से इसी तरह से जलता रहे, तो ये क्या होना चाहिए, सारे के सारे आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड होने चाहिए। चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो सेल हो, या कह सकते हैं बल्ब हो, या फिर उसका स्विच हो, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तभी वहां पर जो बल्ब है वो जलता रहेगा। किसी विद्युत धारा के, अगर हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लगातार फ्लो होता रहे तथा बंद परिपथ को ही, और वो बंद परिपथ ही होना चाहिए, बंद पथ जो होता है वही होना चाहिए। रास्ता कैसा होना चाहिए, बंद। पता चले एक आध वायर कहीं से जो है टूटा हो, जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे घरों में कि मान लीजिए कि जो लाइट है वो कभी नहीं जलती, जलते जलते बंद हो जाती है, पंखा चलते चलते गोल घूमते घूमते रुक जाता है। समटाइम्स ये चीज़ें होती हैं। सोचने वाली बात है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, ये नेचुरल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है। मान लीजिए कोई तार निकल गया या कोई वायर निकल गया, इन प्रॉब्लम्स के कारण कई बार चलती चीज़ भी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो वो विद्युत परिपथ था, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट था, वो जो पूरी तरह से पहले बंद था और कॉन्टिन्यूसली उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक चल रही थी, एंड ऑल ऑफ सडन जो वो तार है कहीं से टूट गया, तार टूट गया या हट गया अपने प्लेस से, कुछ भी हो गया, कई बार बहुत लंबा समय हो जाता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इस कंडीशन में, या मान लीजिए चूहा आके कुतर के चला गया, भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो हमारा विद्युत परिपथ है जो पूरी तरह से कंप्लीट था, फिर वो कंप्लीट नहीं रहेगा और जो धारा का प्रवाह था वो तो रुक जाएगा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अच्छा, समझ रहे हो ना? अच्छा, सारी चीजें तुमको क्लियर हो गई हैं। अब रुको, यदि परिपथ कहीं से टूट जाए, है ना, अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें, ये भी बोल सकते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है और बल्ब जो है ऑब्वियसली वो उसकी दीप्ति नहीं करता, यानी कि उसको जलाता नहीं है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना बेटा आप सभी को? जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो सब आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है ना, समझ में आ रही है? चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं अगली कहानी की तरफ। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसके पहले बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हम तो 5 स्टेट बोर्ड कवर कर रहे हैं ना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। बेटा कई बार ऐसा हुआ है कि ये क्वेश्चन आया है, कई बार ये क्वेश्चन ही बनकर आ गया है कि विद्युत धारा को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, मतलब कैसे व्यक्त करते हैं, या विद्युत धारा भाई होती ही क्या है। ध्यान से सुनेंगे, विद्युत धारा होती यह है कि भाई इसको किसी एकांक समय में, है ना, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये तो आपको डायरेक्टली लर्न ही करना है। विद्युत धारा का प्रवाह होना, आवेश का प्रवाह होना, दोनों क्या है मैंने आपको समझा दिया। चार्ज फ्लो होगा तो ऑब्वियसली बात है करंट फ्लो होगा। हम क्या बोलेंगे, चार्ज फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होना भी अभी मैं आपको बताऊंगी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुई है ना। तो हमने देखा दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेश के प्रवाह की रचना कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं। जिस समय विद्युत की परिघटना का सबसे पहले परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ऑब्वियसली तब तो पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता भी है। विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेशों के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा जो है माना गया।
ध्यान से सुनना बात को। कहा क्या जा रहा है कि जो विद्युत धारा है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, उन्हें धन आवेशों का प्रवाह माना गया है ना, और धन आवेश के प्रवाह की जो दिशा है उसको ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथों में इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश है, इसके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को ही हम विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। मैम ये क्या बोल रहे हैं लोग, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बात कुछ ऐसी है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा होगा, सिंपली मैं आपको इस पूरी कहानी को समझाऊं कि मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है ना, ये हम प्रॉपर बनाते हैं। जैसे ये अगर मैं बोलूं कि ये क्या है भाई, धातु का तार है ना, मेटल वायर जो की है, और मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, प्रवाहित तो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का इनमें क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन नहीं होगी। करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में हो रहा होगा तो करंट इस दिशा में क्या होगा, फ्लो होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है भाई, ऑब्वियसली ऋण आवेश होता है, इसके प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ये है, तो इसके विपरीत दिशा में ही क्या होगा, करंट फ्लो माना जाएगा। मतलब करंट फ्लो होने की दिशा उसके ऑपोजिट होगी। यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से, अभी मैं आपको इस अनुप्रस्थ काट का मतलब बताती हूँ कि कोई इलेक्ट्रिक वायर है या फिर मेटल का वायर है, उसे किसी सेक्शन से कट करना, वो उसके अनुप्रस्थ काट कहलाएगी। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय में नेट आवेश जो है वो प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को, पहली बात तो जो विद्युत धारा होती है यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसे हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। अब कहीं पर भी मैं ऐसे कैपिटल I लिख दूं ना, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, अब मैं सिंपली कैपिटल I लिख दूंगी, आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, विद्युत धारा की। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में क्या होता है, T। मैम ये Q बोले तो ये चार्ज यानी कि आवेश है, जिसे किससे भाग देना होता है, टाइम यानी कि समय से। तो हमने क्या देखा, किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय में नेट आवेश प्रवाहित होता है, और तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को हम कुछ ऐसे जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको आगे तक काम में आएगा। कई बार पता है क्या होता है, वो ना आपसे एमसीक्यूज वाले सेक्शन में इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फॉर्मूले से ही पूछ लेते हैं, विद्युत धारा के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आओ, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो विद्युत धारा होती है, यानी कि बेटा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, विद्युत धारा नहीं, ऐसा बोलेंगे जो विद्युत आवेश है यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका SI मात्रक क्या होता है भैया, ये कूलाम है, जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। मैम ये 6 × 10⁸ समझ रहे हो, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, तो 6 × 10⁸ कह रही हूँ भाई 18। इसका मतलब कि भाई जो मतलब यहाँ पर 10⁸ का मतलब क्या है कि जो ये 10 है वो कितनी बार है, 18 टाइम्स। ऑब्वियसली उतने टाइम से तो जाएगा ये, तो आप सोचो कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पर चल रही है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है, जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के क्या होता है, तुल्य होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब क्या होता है ना बेटा, जैसे हमने क्या जान लिया, हमने जान लिया कि जो 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर, पहली बात तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है, कितने चार्ज होते हैं। वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है,
1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। इस चीज का ध्यान रखना, रट लेना, इस वाले को भी रट लेना, इस वाले को भी रट लेना, और ये आवेश चार्ज तो रट ही लेना, ठीक है। विद्युत धारा को एक मात्रक जो कि क्या होता है भैया, एम्पियर कहते हैं, में व्यक्त किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना बेटा, यानी कि जो विद्युत धारा होती है ना, एक्चुअली में इसको एक मात्रक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, और एम्पियर में ही इसे क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम जो था वो आंद्रे मेरी एम्पियर, 1975 से लेकर 1836 की अगर बात करें, ये इनका टाइम पीरियड था। सो इन्होंने अपने ही नाम पर, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने ही नाम पर जो है इसे नाम दिया था। और इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, और इन्होंने ही विद्युत धारा का एक मात्रक जो होता है, विद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर बोल दिया। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि अगर बोलेंगे विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, सो वो होता है कूलाम। और वहीं पर विद्युत धारा की बात करेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, सो एम्पियर होता है। इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। चलो, 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश से प्रवाहित होती है। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं और इसे जो है कुछ इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, है ना, सबकी यूनिट्स लगाकर। टाइम की तो क्योंकि सेकंड होती है ना। तो हमने क्या जाना कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की जो रचना है वो प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को हम मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर में भी व्यक्त कर सकते हैं। सो भाई ये भी ध्यान रख लेना कि किस किस में से जो है व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अगली कहानी की तरफ। बिल्कुल एंड पे ही अब हम चल रहे हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अपने सारे सेक्शंस को जो है कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मैं जितना ज़्यादा डिटेल में जाकर आपको चीज़ें बता सकती थी, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाकर चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, वो मैंने किया। अभी लास्ट में भी आपको पूरी कहानी, थोड़ी कहानी तो एक्सप्लेन करूँगी ही करूँगी। तो सुनो, होता क्या है, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम एमीटर के नाम से जानते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, संयोजित करते हैं, जैसा कि आप चित्र 11.1 में देख पा रहे होंगे। एक आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, मैम ये क्या है, सो ध्यान से सुनो। एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ की यहाँ पर व्यवस्था आरेख है। सारी चीजें इसमें क्या है, सारी चीजों को ध्यान में रखकर इसका एक आरेख यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि एक सेल है, एक विद्युत बल्ब है, एक एमीटर और एक प्लग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ की व्यवस्था यहाँ पर आरेख है। अब हमने क्या देखा, चित्र 11.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया है। बिल्कुल हमने यहाँ पर देख लिया, जिसमें एक सेल है, एक विद्युत बल्ब है, एक एमीटर है और एक प्लग कुंजी से जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है। सिंपल सी बात ये हमने जानी। अभी पिक्चर खत्म भी नहीं हुई है। अभी जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है या जो करंट का फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, इनके श्रेणी क्रम को लेकर भी अगर बात की जा रही है तो ये केवल एक छोटी सी चीज बताइए। इसे और भी विस्तार से हमें जाकर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर नहीं। इसे हम और भी विस्तार से कहाँ पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे नेक्स्ट वाला जो आगे वाला सेक्शन आएगा जहाँ पर इनके सभी श्रेणियों को हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर, ठीक है। पर हाँ, पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि परिपथ में विद्युत धारा जो है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये क्या होती है भाई, जाती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। आते हैं भाई अब आज के इस अंतिम पड़ाव की तरफ, और ये अंतिम पड़ाव क्या है। सो अंतिम पड़ाव में ये है कि आपके चैप्टर के मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के एंड में ये वाला सेक्शन दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया है। बस इसी को मैंने सोचा करवा दूं, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का आपको परिमाण यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो ठीक है, कर लेते हैं।
पहले बताओ तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है। तुमको तो पता है भाई, हमने अपने फिजिक्स के कितने सारे जो हैं चैप्टर कर लिए हैं और मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पहले से ही सिखाया है। तो वैसे यहाँ पर भी करो। क्या करोगे, पहली बात तो तुम्हें क्या दिया है, विद्युत धारा। ठीक है भाई, तुमको यहाँ पर विद्युत धारा पूरा पूरा नहीं लिख रही हो, सीधे लिख रही हो। हमें विद्युत धारा कितनी बताई है, 0.5 एम्पियर। टाइम कितना लग रहा है भैया, सो टाइम लग रहा है 10 मिनट्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये मिनट से इसको तो सेकंड में चेंज करेंगे, कैसे कर सकते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 60 एंड ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बेटा 600 सेकेंड्स हो जाएगा। अब तुम्हें क्या निकालना है, तो विद्युत आवेश निकालना है। ठीक है, हमें ये नहीं पता है मैम, फॉर्मूला क्या लगाएं फिर हम। सो हमने देखा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में क्या होता है भाई, तो अभी हमने जाना था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में क्या होता है, टाइम यानी कि T होता है। अब हम क्या करेंगे, चीजों को उसकी जगह पर पुट कर देंगे। I हमको पता है कितना है, 0.5 है, Q हमें नहीं पता है और टाइम हमें पता है कितना है, 600 है। चलो भाई ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर ऐसे लेके जाते हैं और इसे हम मल्टीप्लाई में लेकर चले जाते हैं। सो 600 मल्टीप्लाई क्या करेंगे भाई, हम 0.5 करेंगे और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, क्यों निकल कर आएगा, ऑब्वियसली विद्युत आवेश निकल कर आएगा। और वो क्या होगा, आप इसे सॉल्व करो ना, कैसे होगा भाई, 5 6 कितना होगा, 30 होगा। ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो 0 लगे हुए हैं, एक के बाद और लगा देंगे, सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 300 कूलाम हो जाएगा बेटा। एंड यही इसका जो है क्या है, करेक्ट आंसर, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। दैट्स इट फाइनली, है ना, ये वाला सेक्शन हमारा होता है फिनिश। थोड़े से पीछे चलते हैं, मुझे एक चीज़ आपको बतानी है, कहाँ गया, हाँ, हमने ये जो पूरा पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने ये जो पूरा पढ़ा है, सिंपली इसमें ये जाना है कि करंट कैसे फ्लो होती है। पहले इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में नहीं पता था, धीरे करके जो है पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, आवेश प्रवाहित होता है, जिसके वजह से विद्युत धारा भी क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन अभी हम इसके और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पढ़ना बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सबसे पहले हमको करना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई आप मुझसे कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं। सो यूट्यूब पे बेटा आप मेरे लाइव सेशंस तो ले ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एप्लीकेशन के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरी जो क्लासेस है उसे अटेंड कर सकते हैं। भाई इसी के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म से, और ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहां हम सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं कवर। सो मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।